फार्मास्यूटिक्स डिस्कस करेंगे, इसकी हिस्ट्री और करियर अपॉर्चुनिटीज, फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट करने पर, और फार्माकोपिया। तो हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इसमें पास्ट टाइम में जो भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंसेस हुए हैं, जो भी घटनाएं घटी हैं, जो भी इनिशिएटिव लिए गए हैं फार्मेसी प्रोफेशन को डेवलप करने के लिए, उनकी हम स्टडी करते हैं। इससे क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी चूंकि हमारे सिलेबस में है तो हमें इसको पढ़ना है। केमिस्ट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए गए थे मद्रास मेडिकल कॉलेज द्वारा। ये 1870 में हुआ था। ठीक है, फार्मेसी की हिस्ट्री काफी पुरानी है। हमारा देश जब आजाद नहीं हुआ था उसके पहले से फार्मेसी प्रोफेशन ने डेवलप होना शुरू कर दिया था, क्योंकि बिना दवाइयों के हमारा सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तभी से हमें वैक्सीन लगने शुरू हो जाते हैं, तो दवा एलोपैथिक मेडिसिन से और दवाइयों से हमारा पाला बचपन से ही पड़ जाता है। ठीक है, जब भी हम बीमार पड़ते हैं किसी एमबीबीएस डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो एलोपैथ की प्रैक्टिस करता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। हमारी कंट्री में जो पॉपुलर मेडिसिनल सिस्टम है, इसमें आयुर्वेदा मेडिसिनल सिस्टम है जिसके डॉक्टर बीएमएस होते हैं। एलोपैथिक मेडिसिनल सिस्टम जिसके एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स होते हैं। ऐसे ही यूनानी सिद्धा है। और होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम जिसके जो डॉक्टर है वो बीएचएमएस, इसका ग्रेजुएशन होता है, तो वो इस पैथी को यूज करते हैं। तो हम जो फार्मासिस्ट बनेंगे वो एलोपैथी के फार्मासिस्ट बनेंगे। इसमें टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, बॉटल, पैरेंट्रल्स, ये सब फॉर्मुलेशन, ये सब डोजेस फॉर्म आते हैं। ठीक है, हर पैथी के अपने फार्मासिस्ट होते हैं, इस बात को याद रखना। है ना, जो आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं वो आयुर्वेद की फार्मेसी को पढ़ते हैं, आयुर्वेद की जो फॉर्मुलेशन है उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो आप जो डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हो तो इसमें आप केवल एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में पढ़ोगे, और सुपरफिशली आपको दूसरे डोजेस फॉर्म के बारे में आयुर्वेद के, होम्योपैथी के बताया जाएगा, लेकिन वो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो किसी भी केमिस्ट को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना ट्रेनिंग के, बिना एजुकेशन के स्किल सेट डेवलप नहीं हो सकते, और कोई भी व्यक्ति प्रोफेशनली काम नहीं कर सकता। और दवाई बनाना तो एक प्रोफेशनल काम है। ठीक है, इसमें जब तक आपको केमिकल्स का नॉलेज नहीं होगा दवाई नहीं बना पाओगे। तो यदि हम फार्मास्यूटिक्स की हिस्ट्री की बात करें तो इसमें 1870 में मद्रास मेडिकल कॉलेज ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की जिसमें वो केमिस्ट को ट्रेनिंग दिया करता था। ठीक है, और केमिकल्स के बारे में ट्रेन किया करता था। और 1842 में गोवा में पोर्थिग्यूज, आपको पता होगा पहले पोर्थिग्यूज गोवा में थे, है ना। बाद में 1965 के आसपास उन्होंने गोवा छोड़ा था। काफी लेट आजाद हुआ है गोवा, है ना। तो वहां पर इन्होंने एक कॉलेज ओपन किया था गोवा में जिसमें वो फार्मेसी एजुकेशन की इंडिया में शुरुआत हुई थी, और सर्टिफिकेट भी दिया करते थे। तो फर्स्ट टाइम सर्टिफिकेशन कब से मिलना शुरुआत हो गई है हमारी कंट्री में? गोवा के फार्मेसी कॉलेज से, जिसका नाम था इस्कॉन मेडिको दी गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो ये 1842 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे हम आगे बढ़े तो महादेव लाल श्रॉफ जी, जिनको इंडियन फार्मेसी का फादर कहा जाता है, उन्होंने 1932 में फार्मेसी के डेवलपमेंट को काफी तेजी से आगे बढ़ाया और यूनिवर्सिटीज डेवलप की, जिसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम भी आता है, जिसने फर्स्ट टाइम फार्मास्यूटिकल एजुकेशन देना शुरू किया था। और इसके फाउंडर कौन थे, इसमें प्रोफेसर कौन था, और किसके गाइडेंस में ये ऑपरेट हो रही थी? महादेव लाल श्रॉफ। इसीलिए इनको इंडियन फार्मेसी का जनक कहा जाता है। ठीक है, इंडियन फार्मेसी का फादर किसको कहते हैं? महादेव लाल श्रॉफ। ये आपको याद रखना है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है और आपको एग्जिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह से पढ़ाई करना है कि आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सारे एग्जाम्स भी क्लियर हो और आपको एग्जिट एग्जाम भी आसानी से पास हो जाए। तो इस हिसाब से आपको स्टडी करनी है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन की शुरुआत हुई पंजाब यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम, है ना। लाहौर, लाहौर तो अब पाकिस्तान में चला गया डिवीजन के बाद। तो 1944 में ग्रेजुएशन कोर्स की शुरुआत की गई फार्मेसी में। और पीएचडी की शुरुआत की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने, जो फार्मेसी में पीएचडी करवाता था 1945 में। फार्मेसी एक्ट जो 1948 में पास हुआ था, इसका बिल कब आया था? 1945 में। और फार्मेसी एक्ट आया था 1948 में। ये ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये। ठीक है,
1948 में फार्मेसी एक्ट आया था, और 1949 में फार्माकोपियल कमीशन आया था, जिसने फार्माकोपिया, जो किताब आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है, फार्माकोपिया। और ये हर कंट्री की अपनी होती है, और इसको वहां की गवर्नमेंट पब्लिश करवाती है, ठीक है। हमारे हिंदुस्तान में फैमिली हेल्थ वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री का, वो इसको पब्लिश करवाता है, ठीक है। इसके डिफरेंट वॉल्यूम्स और वर्जन्स आए हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। एजुकेशन पॉलिसी की शुरुआत कब से हुई थी? 1953 में, जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद फर्स्ट एजुकेशन रेगुलेशन पॉलिसी आई थी, जिसको हम शॉर्ट में ईआर कहते हैं। ये कब आई थी? 1953 में। उसके बाद इसके इसमें अपडेशन होता रहा, और अभी हमारे फार्मेसी का सिलेबस चेंज हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है, ठीक है। तो जिसमें डीएसबीएम सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया गया है। एक्चुअली वो रिमूव नहीं हुआ है, उसका जो सिलेबस है वो दूसरे सब्जेक्ट्स में इनरोल कर दिया गया, इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, और कुछ सब्जेक्ट के नाम चेंज हो गए हैं। और एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसको बोलते हैं फार्माकोथेरापिटिक्स। ये न्यू सब्जेक्ट ऐड किया गया है, इवन ये बैचलर्स इन फार्मेसी में भी नहीं है। तो आपके डिप्लोमा में सिलेबस चेंज हुआ है 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। तो उसके तहत आपको फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट्स हैं, सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट है, तो ओवरऑल आपके 11 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपको 10 सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल है, फर्स्ट ईयर के 5 और सेकेंड ईयर के 5। सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट ऐसा है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें आपको प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। बाकी आपको 11 में से 10 सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं फार्मेसी में। फार्मेसी एक्चुअली एक आर्टिस्टिक वर्क है, जो विदाउट प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है। टैबलेट कैसे बनते हैं, कैप्सूल कैसे बनते हैं, पैरेंटल्स कैसे बनते हैं, है ना, इनकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कौन से यूनिट ऑपरेशंस यूज करते हैं हम, है ना, जैसे ड्राइंग है, साइज रिडक्शन है, साइज सेपरेशन है, फिल्ट्रेशन है, ये सब यूनिट ऑपरेशन है जो कि फैक्ट्री में परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। इनकी पैकेजिंग कैसे होती है, किस तरह का पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हैं, ये सब आपके सिलेबस में है फार्मास्यूटिक्स में। इसको अब इंडस्ट्रियल फार्मेसी बोलते हैं। टैबलेट कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग, ग्रैन्यूल्स कैसे बनते हैं, ऑइंटमेंट कैसे बनते हैं, इमल्शन कैसे बनते हैं, सस्पेंशन, जितने भी डोजेस फॉर्म मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे, इनकी मैन्युफैक्चरिंग और इनमें जो एक्सिपिएंट एडिटिव्स फार्मास्यूटिकल एड्स हम यूज करते हैं, इसका हमें नॉलेज होना चाहिए। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारे सिलेबस को डिजाइन करती है, ठीक है, पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये कॉलेज को अप्रूवल्स देती है, और इसने हमारा सिलेबस भी डिजाइन किया है। और पीसीआई ने ऑल ओवर द इंडिया सिलेबस सेम कर रखा है। पहले स्टेट वाइज सिलेबस अलग अलग था, अभी सभी स्टेट में एक ही सिलेबस चलता है। सभी यूनिवर्सिटी एक ही सिलेबस को यूज करती है, जो कि पीसीआई ने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में मेंशन कर रखा है, तो उसी सिलेबस से आपको भी पढ़ाई करनी है, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड यदि हम फादर ऑफ फार्मेसी की बात करें तो विलियम प्रॉक्टर का नाम आता है, ठीक है, ये अमेरिकन फार्मासिस्ट थे। और इंडिया की बात करें तो महादेवलाल श्रॉफ, एमएल श्रॉफ भी शॉर्ट में इसको लिखते हैं, एमएल श्रॉफ, ठीक है। और यदि वर्ल्ड वाइड बात करें तो विलियम प्रॉक्टर, इसको वर्ल्ड का फार्मासिस्ट कहा गया है, ठीक है, और अमेरिकन है ये। तो ये है हमारी हिस्ट्री, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स की हिस्ट्री आपको समझ में आई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो फैक्ट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो ईयर्स है वो हमें पता होना चाहिए। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था? 1940 में। इसके रूल्स कब आए थे? 1945 में। फार्मेसी एक्ट कब आया था? 1948 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ईयर्स है। फार्माकोपियल कमीशन कब आया था? फर्स्ट फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन कब आया था, है ना, ये सब हमें पता होना चाहिए। अब 1901 में बंगाल केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, ये दवाई की कंपनी थी, जिसको कलकत्ता में ओपन किया गया था पीसी राय रॉय के द्वारा। तो ये पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। फार्मास्यूटिकल कंपनी मतलब जो दवाई की मैन्युफैक्चरिंग करे, डोजेस फॉर्म बनाए, ठीक है, उसको हम फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री कहते हैं, कंपनी कहते हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में कहाँ ओपन हुई थी? कलकत्ता में। और कब ओपन हुई थी? 1901 में। फिर दूसरी हुई थी 1903 में, एक और कंपनी ओपन हुई मुंबई में, ठीक है, जो गुर्जर साहब ने ओपन की थी। और 1907 में एलम्बिक फार्मास्यूटिकल या एलम्बिक केमिकल्स, जो कि बड़ौदा गुजरात में स्टेब्लिश की गई थी। एलम्बिक फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स आपने मार्केट में देखे होंगे, बहुत ही फेमस और पॉपुलर कंपनी है एलम्बिक फार्मास्यूटिकल।
क्योंकि हम फार्मेसी कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो हमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज का नॉलेज होना चाहिए। कम से कम 20-30 कंपनी तो हमारे टिप पे होना चाहिए, है ना। जैसे एमएनसी के नाम हमें पता होना चाहिए, फाइजर फार्मास्यूटिकल है ना। और अपने इंडिया में जो कंपनीज काम करती हैं बाहर की हैं, जो इंडियन कंपनीज है, जैसे आपका जीएसके है, सन फार्मा है ना, ये और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, है ना। एलम्बिक जो मैंने अभी आपको नाम बताया, पेनिशिया है, रॉस है, ठीक है। ये सारी कंपनीज है जो यहाँ पर मार्केटिंग का काम करती है, और कुछ कंपनीज के यहाँ पर प्लांट भी है, जैसे रैनबैक्सी है, लुपिन है। ये पीपीटी पे कौन पेन चला रहा है? अब नहीं करना है ऐसा, ठीक है। तो ये आपका फार्मेसी की हिस्ट्री है। तो हमने ये भी देखा कि फार्मेसी प्रोफेशन किस तरह से हमारी कंट्री में डेवलप हुआ, कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए, किसने क्या योगदान दिया, और किस ईयर में क्या हुआ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी कब ओपन हुई, कहाँ पर ओपन हुई। तो ये हमारे फार्मास्यूटिक्स की हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। फुल फॉर्म्स आपको याद रखने हैं। पीसीआई का फुल फॉर्म होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका मेन फंक्शन क्या है? ये फार्मेसी एजुकेशन को हमारी कंट्री में रेगुलेट करती है, और डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर्स इन फार्मेसी और मास्टर्स इन फार्मेसी को रेगुलेट करती है, ठीक है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था। और ये किस एक्ट के तहत बनाई गई है? ये फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत इसका गठन होता है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसको हम एआईसीटी कहते हैं, 2000 अभी 19 से, है ना, 2019 से एआईसीटी हट गया है, नहीं तो पहले ये भी फार्मेसी को रेगुलेट करता था। एआईसीटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। हमारी कंट्री में जैसे जो इंजीनियरिंग कोर्स है ना, बी इंजीनियर्स के लिए जो कोर्स बनाया गया है, उसको भी एआईसीटी रेगुलेट करता है। पहले फार्मेसी को भी रेगुलेट करता था, 2019 से ये विड्रॉ हो गया है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एआईसीटी, ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन। कुछ एसोसिएशन बनाए गए हैं जो कि फार्मेसी प्रोफेशन को मेंटेन करने में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है आपका आईपीए, जो कि 1939 में बनाया गया था। इसको हम कहते हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। ये हमारे डीटैप को एडवाइस देता है। डीटैप का फुल फॉर्म क्या होता है? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ये गवर्नमेंट जितने भी डिसीजंस लेती है उनको ये एडवाइस प्रोवाइड करता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। एक है आईपीसीए, जो 1948 में बना था, इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन। ये एक अपेक्स बॉडी है, ठीक है, जो जो फार्मासिस्ट की वर्किंग होती है, फार्मासिस्ट का एक एसोसिएशन है, तो उसको ये मेंटेन करते हैं। एक है ग्रेजुएट एसोसिएशन इंडियन फार्मेसी। ये फार्मेसी प्रोफेशन को डेवलप करने के लिए समय समय पर इनिशिएटिव लेते हैं। तो ये कुछ एसोसिएशंस हैं, ठीक है, जिन्हें हमें ध्यान रखना है, जो फार्मेसी प्रोफेशन को हमारी कंट्री में डेवलप करने में सपोर्ट करते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, फार्माकोपिया। फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन देखेंगे। आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया, बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, और एक एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। जो ऐसे देश है जिनके पास अपनी खुद की फार्माकोपिया नहीं है, वो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को रिकमेंड करते हैं, एज अ रेफरेंस बुक यूज करते हैं ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। जैसे ग्रंथ होते हैं ना, हिंदू गीता को मानता है ना, कोई कुरान को मानता है, कोई बाइबल को मानता है, वैसी फार्मासिस्ट के लिए एक ही ग्रंथ है, और वो ग्रंथ का नाम है फार्माकोपिया, ठीक है। फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक है, जो काफी रिस्पेक्टेड है फार्मासिस्ट के लिए। जब फैक्ट्री में काम करता है तो इसी के आधार पर दवाइयां बनाई जाती है। फार्माकोपिया जो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से आया है, फार्माकॉन मतलब ड्रग, और कोपिया मीन्स होता है मैन्युफैक्चरिंग या टू मेक या बनाना। तो फार्माकोपिया इज अ रेसिपी बुक। ये एक ऐसी किताब है जिसके रेफरेंस से दवाइयां बनाई जाती है। हर कंट्री इसको एज अ ऑफिशियल बुक, एज अ स्टैंडर्ड बुक रिलीज करती है। इसमें मेडिसिनल सब्सटेंस, ड्रग्स, ड्रग्स आर्टिकल्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके डिस्क्रिप्शन होते हैं, उनके टेस्ट होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, ड्रग को हम कैसे स्टोर करेंगे, किस ड्रग के क्या यूज है, उसका डोज क्या रहेगा, उसका केमिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी इंफॉर्मेशन।
उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन फार्माकोपिया में अवेलेबल रहती है। और हर कंट्री इसको समय समय पर अपडेट करती है। हमारी कंट्री ने भी फार्माकोपिया को समय समय पर अपडेट किया है। 9th एडिशन आ गया है 2022 में। अभी लेटेस्ट कौन सा एडिशन चल रहा है फार्माकोपिया का? 9th एडिशन 2022 में आया है। और ये किसकी चेयरमैनशिप में आया था? मनसुख भाई मांडवलिया, है ना, डॉक्टर मनसुख भाई की चेयरमैनशिप में आया था ये। तो हमने इसको समय समय पे अपडेट किया है। कुछ ऐसी बुक्स होती है जो नॉन ऑफिशियल होती है पर एज अ रेफरेंस यूज होती है, जैसे रेमिंटन है, इंसाइक्लोपीडिया है ना, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लेकिन ये ऑफिशियल बुक नहीं है। ठीक। ऑफिशियल में केवल क्या आता है? फार्माकोपिया आता है। इंडिया में इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिशर्स इंग्लैंड के लोग ब्रिटिश फार्माकोपिया, अमेरिका के लोग यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया यूज करते हैं। ठीक है। तो हर कंट्री की अपनी बुक होती है जो डेवलप्ड कंट्री है, तो वहां पर कंट्री में जो भी मॉलिक्यूल्स यूज किए जा रहे हैं उनकी समस्त संपूर्ण जानकारी इस किताब में उपलब्ध रहती है, मोनोग्राफ के फॉर्म में। मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ मतलब किसी भी ड्रग को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी डिटेल, हम उस ड्रग को प्योर कैसे करेंगे, हम उसकी प्योरिटी को चेक कैसे करेंगे, है ना, हम लिमिट टेस्ट दिए होते हैं इसमें। इम्प्यूरिटी का हम कैसे पता लगाएंगे, कैसे इम्प्यूरिटी को आइडेंटिफाई करेंगे, और उस इम्प्यूरिटी को हम रिमूव कैसे करेंगे, ड्रग को हम प्योर फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, उसका हम फॉर्मुलेशन कैसे डेवलप करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन मोनोग्राफ कहलाती है। और इसी फॉर्म में आपका फार्माकोपिया में ड्रग दी है। और इसमें ड्रग का जो अरेंजमेंट है वो अल्फाबेटिकली किया जाता है। अल्फाबेटिकली ड्रग को अरेंज किया जाता है, जिससे हम ड्रग को इजिली फाइंड आउट कर पाए, क्योंकि ये काफी थिक बुक होती है, नंबर ऑफ पेजेस इसमें काफी हैं, तो इजिली हम उस ड्रग को उसमें सर्च कर पाए, इसलिए अल्फाबेटिकली अरेंज होती है। और ये किस किस लैंग्वेज में है ये बुक? ये इंग्लिश में है। ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में है ये बुक। तो इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन कब आया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1955 में। और इसमें अमेंडमेंट किया गया था 1960 में। अमेंडमेंट मतलब होता है सुधार। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार। हमने कोई किताब लिखी, उसमें कोई गलती है, तो हम उसका जब नेक्स्ट एडिशन आता है तो उसमें सुधार करते हैं ना। या कोई चीज हमें कोई पॉइंट ऐड करना है जो इंपॉर्टेंट था, जो स्किप हो गया हो, तो हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन 1955 में आया था, और इसमें अमेंडमेंट हुआ था 1960 में। और किसकी चेयरमैनशिप में आया था? ये बीएन घोष जी, डॉक्टर बीएन घोष। और इसका एक ही वॉल्यूम आया था उस वक्त। ये भी पूछते हैं कभी कभी कि फार्माकोपियल कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडियन फार्माकोपियल कमीशन का हेडक्वार्टर तो ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। इसका फिर सेकेंड एडिशन आया 1966 में, और उसमें अमेंडमेंट किया गया 1975 में। और डॉक्टर बी मुखर्जी की चेयरमैनशिप में फर्स्ट वॉल्यूम एक ही वॉल्यूम में आया था ये। थर्ड जो आया था वो 1985 में आया था। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। थर्ड आया था 1985, 1996, और फिफ्थ आया था 2007 में। और ये डॉक्टर नित्यानंद की चेयरमैनशिप में आया था 2 वॉल्यूम में। सिक्स्थ एडिशन जो आया था, ये चंद्रमौली, डॉक्टर चंद्रमौली की चेयरमैनशिप में आया था, और 2010 में आया था, और 12 में इसमें अमेंडमेंट हुए थे, और ये 3 वॉल्यूम में आया था। फिर सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ एडिशन। सेवेंथ आया 2014 में। ठीक है, एट्थ आया 2018 में, और नाइन्थ आया 2022 में। मतलब ये चार चार के अंतर से आप इसको याद रखोगे। ठीक है। देखो, छठवा आया 2010, फिर उसमें चार जोड़ो 2014, फिर चार जोड़ो 2018, और फिर चार जोड़ो 2022। तो इसका सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ एडिशन ये 2010, 14, 18 और 22 में आया। अभी लेटेस्ट एडिशन इसका आया है डॉक्टर मनसुख की चेयरमैनशिप में, फोर्थ वॉल्यूम में आया है ये। ठीक है, तो ये लेटेस्ट अभी यही चल रहा है, हमारी कंट्री अभी इसको यूज कर रही है। तो हमने देखो इंडियन फार्माकोपिया को समय समय पे अपडेट किया है। और इंडियन फार्माकोपिया के जो कमीशन के चेयरमैन होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो अलग अलग जो एक्सपीरियंस, जो एक्सपर्ट एक्सपर्ट थे, उनकी चेयरमैनशिप में इसको अपडेट किया गया। तो इंडियन फार्माकोपिया आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 2014 का वॉल्यूम फर्स्ट है यहाँ पर। और इसमें आप देख सकते हो भारत सरकार का यहाँ पर लोगो भी बना हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट का, सत्यमेव जयते। ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड बुक है, ऐसा नहीं कि ये स्टेशनरी पे मिल रही है और आपने खरीद के ला ली, घर पे पढ़ रहे हो। ठीक है, ये जो वेल डेवलप्ड कॉलेज होते हैं, जो नामी गिरामी इंस्टीट्यूट होते हैं, वहां पर ये अवेलेबल होती है। ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को?
यस सर। क्या होती है फार्माकोपिया, बताओ। फार्माकोपिया किसी भी देश की वो बुक होती है जिसमें उस देश में डेवलप किए जाने वाले सारे ड्रग की जानकारी, बनाने की विधि एवं यूज करने का तरीका लिखा होता है। और हर देश के लिए, डेवलप देश के लिए अपनी खुद की एक फार्माकोपिया होती है जो वेरी समय गुड। समय पर अपडेट की जाती है। वेरी गुड, शाबाश। इतना तो आप एग्जाम में लिखोगे तो आपकी मार्किंग बहुत बढ़िया हो जाएगी, है ना। नहीं तो लोग, कई स्टूडेंट यही नहीं बता पाते फार्माकोपिया है क्या, है ना। एक किताब है और उस किताब में दवाइयों की जानकारी दी हुई है, जैसे रेसिपी बुक होती है ना, संजीव कपूर की खाना बनाने की किताब। साहब हमें टेस्टी हलवा बनाना है, तो उससे देख के बनाओ। क्या कितना कब डालना है, किस टेम्परेचर पे उसको कितने देर रखना है, कितनी क्वांटिटी में मसाला डालना है, कौन सा कप, उसमें सॉल्ट कितना डालना है, सारी चीजें जो सब प्री डिफाइंड रहती है ना, तो उससे टेस्टी फूड बनता है। तो ऐसी दवाई भी तो हमको हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड वाली दवाई बनाना है ना, क्योंकि दवाई तो मरीज खाने वाला है, मरीज ऑलरेडी तो बीमार है बेचारा। कब मर जाए कोई भरोसा नहीं, उसकी दाल वैसी पतली है, उसमें तुम और पानी डाल दोगे तो ऊपर ही चला जाएगा। इसीलिए इस किताब के सहारे से दवाई बनाई जाती है। और ये किताब में बहुत सटीक जानकारी रहती है, एक एक जानकारी इस किताब की रिसर्च के बाद, है ना, साइंटिस्टों के काम करने के बाद जो चीजें प्रूवन होती है वो इसमें ऐड की जाती है। इसलिए तो इसको समय समय पे अपडेट किया जाता है। और एक व्यक्ति अपडेट नहीं करता, पूरी की पूरी टीम होती है एक्सपर्ट की, है ना। तो ये फार्माकोपिया है। तो देखो, जब ये 1955 में पहली बार आई थी तो इसमें भाई अब नया नया बनाया था, तो क्रूड ट्रक की इंफॉर्मेशन दे दी, कुछ बायोलॉजिकल सोर्स से मिलने वाले ड्रग्स के नाम दे दिए, कुछ केमिकल। उस टाइम पे थोड़ी सी क्या है, कमजोर थी, क्योंकि नई नई आई थी, है ना, तो उसमें इतनी ही चीजें थी। फिर 1966 में जब इसका दूसरी बार इसको अपडेट किया, फिर इसमें कुछ चीजें ऐड की, जैसे कुछ ड्रग्स हैं जिन पे रिसर्च हुआ, वो ड्रग्स काफी अच्छे रिजल्ट रखती थी, बीमारियों को ठीक करने में कारगर साबित हुई। तो जैसे जेटामांसी नाम की ड्रग है ना, एक एंटीबायोटिक ऐड कर दी, बेसिट्रेसिन, नियोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक ऐड कर दिए, कुछ वेजिटेबल सोर्स से मिलने वाले ड्रग्स इसको ऐड कर दिए, और इसमें मैट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। मैट्रिक सिस्टम में आपको बताऊंगा, इस पे पूरा एक लेक्चर लूंगा कि मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, मतलब नापतोल। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी मतलब नापतोल का विज्ञान। तो बिना नापे तोले तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे दवाई का आप देखते हो ना डोज, भाई 500 mg लेना है, 1000 mg थोड़ी ना ले लोगे। 1000 mg एक बार में ले लोगे तो साइड इफेक्ट हो जाएंगे, ओवरडोज की वजह से टॉक्सिसिटी हो जाएगी, किसी मरीज की जान भी जा सकती है। तो नापना तोलना बहुत जरूरी है। तो जब कंपनी में दवाई बनती है बल्क में, तो उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो वो ड्रग की जो कैलकुलेशन है वो हम मेट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इसमें लिक्विड को हम लीटर में मैट्रिक सिस्टम में, और जो सॉलिड चीजें उसको हम किलो में नापते हैं। पर किलो से छोटा भी है, जैसे किलो, 1 किलो में आपका 1000 ग्राम है ना, और 1 ग्राम में आपका 1000 mg है। तो मेडिसिन के जो डोज है वो एमजी में चलते हैं। ये कभी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो मैट्रिक सिस्टम मतलब मेट्रोलॉजी, तो ये इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, एक होती है इंपीरियर। इंपीरियर जो नापतोल का सिस्टम है वो पुराना वाला है, ग्रीक और लैटिन के लोग इसको यूज करते थे, है ना। और ये जो हम अभी यूज कर रहे हैं आईपी में, कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1966 में, मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, तो वो हम यूज कर रहे हैं नापतोल के लिए। अब 1985 में जो एडिशन आया उसमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को ऐड कर दिया। आईयूपीएसी मतलब इंटरनेशनली किसी भी मॉलिक्यूल के नाम को रिकॉग्नाइज किया जा सके। आईयूपीएसी नेम किसी भी मॉलिक्यूल का पूरी दुनिया में एक रहता है, तो ऐसे सिस्टम को अपनाओ जिसको पूरी दुनिया मान रही हो, है ना। तो हमने आईयूपीएसी इंट्रोड्यूस किया, नॉमेनक्लेचर का सिस्टम, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, ड्रग्स थे, उनका हमने नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी के हिसाब से करना शुरू कर दिया। और हमने ड्रग की एनालिसिस को इंट्रोड्यूस किया, बायोलॉजिकल एसे को। बायोलॉजिकल एसे क्या होता है, हमने एंटीबायोटिक बनाई कंपनी में, तो हम कंपनी में चेक कर लेते कि वो सूक्ष्म जीव को, हानिकारक प्रभाव छोड़ने वाले सूक्ष्म जीव को मार पा रही है नहीं। मार पा रही मतलब वो अच्छी है, उसके बाद हम उसको मार्केट में भेजते हैं, तो इसको हम बायोलॉजिकल ऐसे बोलते हैं। ड्रग एनालिसिस क्या होती है, मेरी कंपनी में मैंने दवाई बनाई, तो मैं उसको मार्केट में भेजने से पहले ही उसका क्वालिटी कंट्रोल कर लूं, उसकी एनालिसिस करके देख लूं कि मैंने लेबल पे जो लिखा है उतनी मात्रा में वो केमिकल उसमें डाला है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैं लिख रहा हूँ 300 mg डाला है और है उसमें 100 ही mg। ऐसा यदि होगा तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी, भारत सरकार एक्शन ले लेगी उस पे, है ना। ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल कलेक्ट करके भेजेगा सीडीएल को, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी को, और वहां से रिपोर्ट आएगी कि मैं फर्जी काम कर रहा हूँ, मैं फेक काम कर रहा हूँ, कंपनी का मालिक अंदर हो जाएगा, है ना।
तो ये ड्रग एनालिसिस इसमें इंट्रोड्यूस की गई। फिर 1996 में पेसरीज, सपोजिटरी, ये कुछ स्पेशल डोजेस फॉर्म थे, ऑइंटमेंट, इनको इंट्रोड्यूस किया गया। नेजल प्रिपरेशन, ओरल लिक्विड्स। पेसरीज क्या होती है, ये डोजेस फॉर्म जब पढ़ाया था, जब बताया था, वेजिनल केविटी में यूज की जाती है पेसरीज। और बोगीज, नेजल बोगी आती है ना, ये अभी डोजेस फॉर्म बताऊंगा तब बताऊंगा। सपोजिटरी, ये बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होकर मेडिकामेंट को रिलीज करती है। बुलेट शेप की, सिलेंड्रिकल शेप की होती है। जैसे किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, एनस में दर्द हो रहा है, वहां पर इन्फेक्शन हो गया है, तो वहां सपोजिटरी इंसर्ट कर दी जाती है। बॉडी कैविटी में यूज किए जाते हैं। 2007 में इसका फिफ्थ एडिशन आया, जो कि 3 वॉल्यूम में आया था। फिर इसमें हमने क्या ऐड किया, डोजेस फॉर्म के कुछ स्पेशल डोजेस फॉर्म थे जो कि एडवांस थे, तो हमने वो इसमें ऐड कर दिए। फार्मास्यूटिकल एड्स हमने इसमें डाल दिए। फार्मास्यूटिकल एड्स, जिनको हम एक्सिपिएंट और एडिटिव्स भी कहते हैं, ये एपीआई को सपोर्ट करते हैं। एपीआई का फुल फॉर्म कल बताया था, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसमें थेराप्यूटिक एक्टिविटी होती है, और यही बेसिकली बीमारी को ठीक करता है। तो फार्मास्यूटिकल एड को हमने 2007 वाले एडिशन में डाल दिया। फिर 2010 में जो एडिशन आया, इसमें हमने कुछ ड्रग्स ऐड किए, कुछ डोजेस फॉर्म ऐड किए। 2014 में आया, तो उसमें हमने कुछ हर्बल ड्रग्स ऐड कर दिए, कुछ एक्सट्रैक्ट ऐड कर दिए जो हमने हर्बल ड्रग्स से निकाले थे। 2018 में आया, तो इसमें हमने कुछ एडिशनली एक्सिपिएंट जो मानव निर्मित है वो हमने इसमें ऐड कर दिए, कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स। इस टाइप से हम इसको बढ़ाते चले गए। और 2022 में जो आया, उसमें हमने विटामिन की फॉर्मुलेशन, मिनरल की फॉर्मुलेशन, एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स, और कुछ एडिशनली केमिकल हमने इसमें ऐड कर दिए। कुल मिला के ओवरऑल देखा जाए तो समय समय पे जैसे जैसे हमने रिसर्च की और जो जो हमारी चीजें काम की थी, वो हमने इस किताब में डाल के इसको आज अच्छा हट्टा कट्टा, चुस्त दुरुस्त, मोटा ताजा बना लिया है। ठीक है। तो ये है आपकी इंडियन फार्माकोपिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। जितना मैंने आपको पढ़ाया है, इसका आप आधे से आधा भी लिख दोगे तो आपकी फुल मार्किंग हो जाएगी। ठीक है। लेकिन पास वही होता है जो कोशिश करता है कि मैं अच्छे नंबर लाऊं। अब कोई बोलेगा नहीं साहब, मैं तो 100 में से 33 ही नंबर लाने के लिए पढ़ाई करूंगा, तो हो सकता है 2-4 नंबर कम पड़ जाए और वो लटक जाए। इसीलिए अच्छा पढ़ो। ठीक है। अच्छे अच्छे नंबर लाने की कोशिश करोगे तो पास तो हो ही जाओगे, और तुम्हारा पर्पस तो पास होना ही है। ठीक है। अब एग्जिट एग्जाम आ गया है। 11 सब्जेक्ट को पास करने के बाद आपको एक एग्जाम लेगी दिल्ली बोर्ड, और वो एग्जाम जब आप पास करोगे उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा। और बिना पढ़े फार्मेसी पास करना बहुत मुश्किल है। पास हो भी गई तो लाइसेंस मिलना मुश्किल है। तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। नॉलेज होगा तो ही आप कुछ कर पाओगे। ये आपका इंडियन फार्माकोपिया है। समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। आया समझ में इंडियन फार्माकोपिया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। ये अमेरिका की है। अमेरिका विकसित देश है, आप लोग जानते हो, है ना। अमेरिका एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया का वो लोग यूज करते हैं, और हर 3 साल में इसका एक नया एडिशन वहां आना तय है। ठीक है। और इन्होंने पहली फार्माकोपिया कब लाई थी? 1820 में। हमसे पहले ही इनने फार्माकोपिया ला ली थी। क्यों? क्योंकि हम लोग तो लेट आजाद हुए थे ना। इन्हीं इन्हीं की तो फार्माकोपिया के आधार पे हमने हमारी फार्माकोपिया को डेवलप किया है। ठीक है। और इनकी लेटेस्ट कब है? अभी इनकी लेटेस्ट 2023 में आई है, जो कि करंट वर्जन ये लोग यूज कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया का, जो 1 मई 2023 को आई है। नेशनल फॉर्मूलरी क्या होती है? हर कंट्री के पास एक फार्माकोपिया जैसी एक किताब होती है ना, एक बुकलेट होती है, जिसमें उस कंट्री में जो भी ड्रग्स डॉक्टर यूज कर रहे हैं, जो ड्रग्स इफेक्टिव है ना, वो ड्रग्स की उसमें लिस्ट होती है। जैसे डब्ल्यूएचओ भी एक लिस्ट जारी करता है कि भाई इतनी ड्रग सेफ है, और ये ड्रग्स को हम यूज करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मतलब वो प्रूवन विटनेस है उन ड्रग्स के कि वो अच्छे रिजल्ट देती है और साइड इफेक्ट बहुत कम है। तो जो फॉर्मूलरी होती है उसमें फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है किसी भी ड्रग की। ठीक है। और ये भी हर कंट्री की एक होती है। ये केवल एक बुकलेट जैसी होती है। और इसी को यदि हॉस्पिटल लेवल पे लेके जाए तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी होती है। मतलब कोई हॉस्पिटल है किसी डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर कुछ ड्रग्स वो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं वहां के डॉक्टर, तो उन सारे ड्रग की इंफॉर्मेशन एक किताब में लिख के उस किताब को हॉस्पिटल में छोड़ देंगे।
ताकि किसी को भी देखना है तो वो उस किताब को देख के समझ सकता है। तो नेशनल फॉर्मूलरी फर्स्ट टाइम आई थी, इसका कॉन्सेप्ट 1960 में आया था। हमारी कंट्री ने उसको 1960 में पहली बार नेशनल फॉर्मूलरी को पब्लिश किया था। फिर 1966 में इसको अपडेट किया, है ना, ऐसे करके इसको अपडेट किया, और इसमें जो लास्ट अपडेट हुआ है वो 2021 में हुआ है। ठीक है। तो ये है नेशनल फॉर्मूलरी। ब्रिटिश फार्माकोपिया जो इंग्लैंड में चलती है, ठीक है, ये फार्माकोपिया 1864 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था, और 2024 में इसका लेटेस्ट एडिशन आया है। अब एक है आपकी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, जो कि विलियम मार्टिंडल ने 1883 में उन देशों के लिए बनाई थी जिनके पास खुद की फार्माकोपिया भविष्य में हो सकता है ना हो, या अभी ना हो। तो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसने इसके सानिध्य में एक एक्स्ट्रा फार्माकोपिया बनाई। जैसे भाई 260 देश है, तो हर देश तो इतना सक्षम नहीं है ना कि अपनी फार्माकोपिया बना ले, है ना। कुछ ऐसे गरीब देश भी है जो नॉलेज से भी गरीब है, तो वो लोग इस फार्माकोपिया का सहारा लें और इससे अपने कंट्री में दवाई बनाएं, और जब उनको लगता है तो वो अपनी कंट्री की फार्माकोपिया बना लें। तो इसमें उन्होंने जैसे पेस्टिसाइड, डिसइंफेक्टेंट, ये सारे ड्रग्स को शामिल किया। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो खेती किसानी में यूज होते हैं ना, कीटनाशक दवाइयाँ। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, जो हानिकारक माइक्रोब्स को मारे नॉन लिविंग सरफेस पे। जैसे हमें हॉस्पिटल में ओटी की सफाई करनी है, फ्यूमिगेशन करना है किसी इन्फेक्शन से बचने के लिए। तो आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे गैस छोड़ते थे, गाड़ी आती थी, है ना, तो वो सब स्टेरिलाइजेशन के लिए करते थे। तो कुछ ऐसे ड्रग्स को भी इसमें शामिल किया जो ड्रग एब्यूज कॉज करते हैं, जिसका मिसयूज होता है ना, लोग उससे नशा करते हैं, जैसे अफीम, चरस, गांजा। ये दवाई भी है और इनसे नशा भी होता है। कुछ टॉक्सिक टॉक्सिक सब्सटेंसेस जिनको ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया जाए तो मरीज की जान भी जा सकती है, तो उनको हम टॉक्सिक सब्सटेंस कहते हैं। कुछ रिक्रिएशनल ड्रग्स क्या होती है, जैसे भाई कोई ड्रग जब पहली बार आई तो उसका एक उपयोग समझ में आया, 2-4 साल बाद समझ में आया कि ये दवाई तो यहाँ भी यूज हो सकती है, ये दवाई तो यहाँ भी यूज हो सकती है, तो ये इसके रिक्रिएशनल यूजेस होते हैं, है ना। मेडिसिनल गैस को शामिल किया गया। मेडिसिनल गैस का एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन। जब कोई व्यक्ति घबरा जाता है, सांस लेने में उसको दिक्कत होती है, तो हम उसको ऑक्सीजन के मास्क के थ्रू ऑक्सीजन देते हैं, है ना। तो ये ऑक्सीजन हो गई। आपका नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, इसको हम डिलीवरी के टाइम पे यूज करते हैं, ये पेन के सेंसेशन को कम करती है। और जनरल एनेस्थेसिया के टाइम पे एज अ प्री एनेस्थेटिक एजेंट यूज होती है, बेहोश करने के काम आती है, जो मेजर सर्जरी होती है, जिसमें पेशेंट सर्जरी में कोऑपरेट करता है ना। नहीं तो दर्द का एहसास यदि मरीज को होगा तो वो सर्जरी में कोऑपरेट ही नहीं करेगा, डॉक्टर को गाली वाली दे देगा, मार देगा डॉक्टर को। दर्द दर्द उसको होगा तो हाथ पैर हिलाएगा वो, है ना, चिल्लाएगा, तो डॉक्टर उसकी सर्जरी नहीं कर पाएगा। तो जो बेहोश करने वाली दवाई है उसके साथ नाइट्रस ऑक्साइड को दिया जाता है इनहेलेशन रूट से। इनहेलेशन रूट आपको मैंने बताया था ना, सूंघ के नेजल कैविटी से जो दवाई ली जाती है, इनहेलर। इसका एग्जाम्पल विक्स, विक्स आता है ना, विक्स इनहेलर, है ना, और एरोसोल्स आपको मैंने बताए थे। तो ये है आपकी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। ठीक है। तो आपको फार्माकोपिया समझ में आ गया, इंडियन फार्माकोपिया समझ में आ गया, और ब्रिटिश और यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। तो यहाँ पर आपका फार्मास्यूटिक्स की हिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन और फार्माकोपिया हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। 5 मिनट का लेते हैं रेस्ट। हेलो, आवाज आ रही है मेरी साफ? यस यस सर। सर।